नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और हर एक एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में यदि हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में, तो वहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको गवर्नर जनरल से देखने को मिलेगा। चाहे वो चपरासी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो। यदि हिस्ट्री है तो यहाँ से प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। तो समझते हैं थोड़ा सा कि यह घटना घटा कैसे। तो आपको पता होगा, जब 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब क्या, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए एक चार्टर प्रदान किया गया, और जिसके तहत ये कहा गया कि आप जाओ और आप भारत में व्यापार करो, आप सिर्फ ट्रेड करो, सिर्फ व्यापार करो, लूटना नहीं है उसको, उसके साथ व्यापार करना है। कारण क्या था कि भारत को उसमें सोने की चिड़िया के रूप में देखा जाता था। आपको पता होगा कि 1498 ईस्वी में 1498 में पुर्तगाली, मतलब क्या, पुर्तगाली जो था, पुर्तगाल का वास्को डी गामा जो इंडिया आया था। तो वो इंडिया क्यों आया था? वो इंडिया इस खोज में आई थी कि मतलब वहाँ पर मांस लोग अधिक खाते थे, तो मसाला के लिए वास्को डी गामा इंडिया आया था, मसाला की खोज में वो आया था। पहले वो पहुंचा गुजरात, लेकिन वहाँ तो समुद्र है, तो वहाँ तो खारा पानी, मतलब कि वहाँ तो नमक मिलेगा। उसके बाद उसे कालीकट बंदरगाह पर ले जाया गया, और जहाँ जमोरीन नामक राजा वहाँ पर उस समय थे, उन्होंने मतलब कि उसके साथ उनका मुलाकात हुआ था। तो इसके साथ दुनिया में एक बात फैली कि भारत जो है, भारत में एक सुगंधित मसाला भी मिलता है। और कारण क्या था यहाँ से मसाला ले जाने का? तो 1 रुपये की मसाला को विदेशों में 60 रुपये में बेचा जाता था, मतलब क्या, 1:6 की रेशियो में रखा जाता था। तो अंग्रेजों के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, जिस समय यह चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट जब पारित हुआ, उस समय भारत पर मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का मुगल बादशाह था महान मुगल सम्राट अकबर, 1600 ईस्वी में। क्योंकि 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल है, ये आपको पता भी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और अपना अच्छा से अपना वो व्यापार करना शुरू की। वो कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम भारतीय सबसे पहले एक कंपनी के गुलाम बने, और फिर जाकर बाद में एक महारानी के गुलाम बने। मतलब कि यदि देखा जाए तो हमारे ऊपर 2 तरह शासन किया गया। पहले कंपनी का शासन हुआ मेरे ऊपर, मतलब कि हमारे ऊपर, और उसके बाद महारानी डायरेक्ट अपने हाथों में ले ली। ब्रिटिश एक छोटा सा द्वीपीय देश होने के बावजूद भी बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में वो सफलता प्राप्त कर लिया वो। और बहुत सारे देश, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत पर, उसका उस समय बहुत सारे देशों पर अपने साम्राज्य को स्थापित करने में बहुत सफल था। इसलिए कहा जाता था कि ब्रिटेन का, मतलब कि इसका जो सूरज जो है या सूर्य, वो कभी अस्त नहीं होता है। मतलब क्या, यह लगातार अपने वर्चस्वता को कायम रख रहा है, और लगातार अपने विस्तार वाली जो नीति है उसको यह फैला रहा है ब्रिटेन। इसी क्रम में सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, कारण क्या हुआ, तो इस समय बंगाल जो था, वो बंगाल भारत का सबसे औद्योगिक क्षेत्र, सबसे विकसित क्षेत्र, सबसे धनी क्षेत्र वो बंगाल ही था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ और अपना व्यापार कर रही थी, लेकिन 22-23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के बीच हुआ, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। कौन थे? तो आपसे कभी पूछा जाता है कि बंगाल के नवाब कौन थे, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, जिनका शासनकाल 1756 से 1757 था। कारण क्या था? तो अलवर्दी खां का शासनकाल 1740 से 1756 था, और अलवर्दी खां के तत्पश्चात, मतलब कि अलवर्दी खां को उत्तराधिकारी बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव, मतलब कि अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, और इधर से बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। जिसमें हुआ क्या, तो सिराजुद्दौला की पराजय हुई। मतलब क्या, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई। किसके कारण पराजय हुई? तो मीर जाफर नामक एक सेनापति था इसका। कौन? मीर जाफर। इसके धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। यदि यह धोखा नहीं देता तो सिराजुद्दौला नहीं हारता। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इसके बाद
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के साथ साथ वो अब मतलब कह सकते हैं आप राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना शुरू कर दिया। मतलब कि अपना एक अधिकार जमाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो सिर्फ बंगाल में यह घटना घटा था। तो इस कारण से प्लासी के युद्ध के बाद बहुत कम वो अपना राजनीतिक प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन इसके कुछ वर्षों बाद 1764 में 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में 3 व्यक्ति थे, मतलब क्या बंगाल के नवाब, मुगल बादशाह और अवध के नवाब। कौन कौन थे बक्सर के युद्ध में? तो बक्सर के युद्ध में थे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह। इन तीनों के बीच, और इधर से अंग्रेज, इनके बीच बक्सर का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में ये तीनों एक पक्ष में थे और अंग्रेज अकेला था। लेकिन फिर भी ये लोग हार गए। कौन लोग हार गए? ये तीनों के तीनों लोग हार गए। और जीता कौन? तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज विजयी हो गया। 1764 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? इस युद्ध के तत्पश्चात या इस विद्रोह के तत्पश्चात इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण रूप से देश को लूटने की संभावना की और पूर्ण रूप से देश को लूटने लगा। यह खबर जैसे ही ब्रिटेन की महारानी को मिली, तो ब्रिटेन की महारानी ने को कहा गया कि आप भेजिए उसको, मतलब क्या, व्यापार करने के लिए। वह तो भारत में राज करना शुरू कर रहा है, वह तो पॉलिटिकल हस्तक्षेप भी कर रहा है इंडिया में। तो इस पर महारानी ने ध्यान दिया और महारानी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल लगाने के लिए वह चाहती तो कंपनी को समाप्त भी कर सकती थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त नहीं करने का एक रीज़न था। रीज़न क्या था? कोई भी व्यक्ति जहाँ से जिसको यदि इनकम आ रहा है तो वह उसको भगाना नहीं चाहेगी। कोई व्यक्ति दुधारू गाय को कभी भी मारती नहीं है, क्योंकि उस गाय से उन्हें लाभ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यदि वो समाप्त कर देती तो वहाँ पर जब मतलब क्या ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब क्या ब्रिटेन जो है वो जितने भी देशों पर राज कर रहा था उन सब में सबसे अधिक इनकम जो है वह प्यारा भारत से जा रहा था उसको। तो ब्रिटेन की महारानी सोचा कि ऐसा क्यों ना करें कि कुछ इस प्रकार से कानून बनाए जो समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल भी लगाए रहे और भारत पर मेरा शासन भी चलता रहे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे अंदर काम भी करता रहे। तो इसी के उपलक्ष्य में सबसे पहला 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर शुरुआती दौर में कुछ कंट्रोल किया गया, मतलब कि कुछ नियंत्रण लगाया गया सबसे पहला। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर, तो बंगाल के गवर्नर थे सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के गवर्नर कौन सबसे पहले? तो बंगाल सबसे पहला गवर्नर थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया था। और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में पहली बार मतलब क्या द्वैत शासन की व्यवस्था जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में स्थापित किया गया, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में होती थी। द्वैत शासन का मतलब यह हुआ। और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान नियुक्त किए थे, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया गया था। यहाँ से प्रश्न पूछता है आपसे, जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल के लिए किसे नियुक्त किया गया था, मतलब क्या दीवान के रूप में? तो राजा सीताब राय को नियुक्त किया गया था। और बंगाल के लिए तो मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। 1773 में जब अधिनियम बना था ब्रिटेन की महारानी के द्वारा, तो उस अधिनियम में यह कह दिया गया कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। जब भी आपसे पूछे कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तब आप क्लिक करोगे रॉबर्ट क्लाइव पे। इसलिए कहा गया कि एग्जामिनेशन हॉल में एक एक प्रश्न पर आप समय जितना फिक्स है उसी समय के अनुसार आप समय दीजिए उस पर, लेकिन पूरे प्रश्न को पढ़िए और सही से पढ़िए आप। मान लीजिए वो पूछा कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे और आपने लगा दिया वारेन हेस्टिंग्स पर, तो आपका यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वहाँ पर देख रहे हैं कि वो पूछ क्या रहा है। यदि वो पूछा कि पहले गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। 1773 में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया। 1773 एक्ट के तहत
1773 एक्ट के तहत यह मतलब क्या एक कानून बनाया गया, जिसके तहत यह कहा गया कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर भी अब बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे मतलब क्या उनके अंदर काम करेंगे। नेक्स्ट, भारत का गवर्नर जनरल के बारे में देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। किसके तहत? तो 1833 अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? जब भी आपसे पूछें तो भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित जब भी पूछे तो इनका शासनकाल था 1828 से लेकर 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल था 1828 1835। देखिए यहाँ पर एक आपको ईस्वी मिलेगा देखने के लिए 1833 से 58। इसका मतलब यह हुआ, इस यहाँ जो सन दिया हुआ है 1833 58, मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि 1833 से लेकर 1858 तक भारत में गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग किया गया। और 58 के बाद गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर दिया गया है 1833 1858 तक। यह क्लियर हो गया आप लोग को? यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था। मतलब क्या, यह जो गवर्नर जनरल हुआ इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था। अब देखिए यहाँ पर है वाइसराय 1858 से 1947। मतलब क्या हुआ कि वाइसराय शब्द जो है भारत में वो 1858 अधिनियम से 1947 तक शब्द चर्चा में रहा। मतलब क्या वाइसराय शब्द का जो है उत्सर्जन किया गया। तो 1857 की क्रांति के बाद 1857 की महान क्रांति से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि इस क्रांति में भले ही भारत आज़ाद नहीं हो पाया, भले ही भारत को आज़ादी नहीं मिली, लेकिन अंग्रेज़ों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। आप कह सकते हैं यहाँ पर अंग्रेज़ों की भी कम क्षति नहीं हुई, अंग्रेज़ों की भी इस युद्ध में बहुत अत्यधिक मात्रा में क्षति हुई। यह क्रांति 1857 क्रांति, इसमें हम भारतवासी विजयी हो सकते थे और हो जाते हैं, लेकिन कुछ जयचंदों के कारण, जयचंद कहने का मतलब यह नहीं कि वो तराइने की द्वारा जयचंद कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ भारतीय नेताओं, कुछ भारतीय राजाओं के कारण, कुछ भारतीय जैसी रियासतों के कारण हमें आज़ादी उस समय नहीं मिली, क्योंकि एकता की कमी थी। सभी राजा अपने अपने पद के लिए, अपने अपने कुर्सी के लिए इस विद्रोह में, इस क्रांति में भाग लिए। कोई भी भारत को बचाने के लिए या इस पूरे भारत देश को स्वतंत्रता कराने के लिए इसमें भाग नहीं लिया। सबों ने, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए आप एक एग्जाम्पल में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के बरेली में, उत्तर प्रदेश के अवध में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, मतलब उत्तर प्रदेश के झांसी में, कई अलग अलग प्रांतों में जब जिस प्रांत में अंग्रेज़ ने धावा बोला, उस प्रांत के रियासत नेता, उस प्रांत के जो लीडर थे, उन्होंने उस आंदोलन में, उस विद्रोह में भाग लिया। लेकिन उससे पहले नहीं भाग लिया उन्होंने। जैसे मान लीजिए यदि इलाहाबाद पर किसी ने आक्रमण किया तो लखनऊ का आदमी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ इलाहाबाद अपना जाने भैया कि तुमको क्या करना है। लेकिन जब लखनऊ पर करेगा तो सिर्फ लखनऊ जाने, इलाहाबाद कुछ नहीं करेगा। लेकिन यदि इलाहाबाद पर कोई आक्रमण किया है मान लीजिए, और पूरा इंडिया का व्यक्ति, मतलब कि पूरा यूपी का व्यक्ति यदि उसके पीछे लग जाए, तो यूपी को हर हाल में उस मतलब क्या इलाहाबाद जो घटना हुआ उस घटना से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, एक एकता की पहचान कि यह मेरा स्टेट है और मेरा पूरा स्टेट मेरा है, तो हम सब एक स्टेट के माध्यम से हम लोग लड़ाई करेंगे, ना कि अपने अपने क्षेत्र के माध्यम से। तो 1857 की क्रांति जो अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उस क्रांति के बाद उस समय भारत में गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। आप यह भी याद यहाँ से रखेंगे। उसके बाद क्या किया गया, तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत में वाइसराय शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। और वाइसराय कौन थे पहले भारत के? तो प्रथम भारतीय वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत का गवर्नर जनरल कब किया गया? 1833 में। किसका नाम बदलकर? बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और वाइसराय, भारत के पहले वाइसराय कौन हुए? तो भारत के पहले वाइसराय हुए लॉर्ड कैनिंग।
कब? तो 1858 अधिनियम के तहत यह नाम दिया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत की गवर्नर जनरल एवं वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल मतलब क्या, पहले वायसराय, हम जो मुख्य है हम लोग उन्हीं पर चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि एक लाइन से जितना बुक में दिया हुआ उस सबको पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो। अरे भैया, एक सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं पढ़ना है आपको, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, मिसलिनियस पढ़ना है, कितना चीज़ पढ़ना है, तब आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एक एग्जाम के लिए, एक जॉब के लिए। तो इसलिए आपको पीएचडी तो करना नहीं है जो एक लाइन से बैठे और सबको रटते गए रटते गए रटते गए और पता चला आज आप रटे कल आप जाके भूल गए। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं उन्हीं पर हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। हमारा जो प्रयास रहेगा उन्हीं गवर्नर जनरल को लेकर रहेगा जो महत्वपूर्ण हैं और जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किया है भारत में और जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो सबसे पहला तो आप इनसे यही याद रखेंगे, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल रहा और इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। कब किया गया? तो 1829 में। किसके तहत? तो धारा 17 के द्वारा विधवाओं की सती होने को अवैध घोषित किया गया। किस धारा के तहत? तो 1829 अधिनियम की धारा 17 के तहत। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में कन्या शिशुवध पर भी प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कन्या शिशुवध पर भी प्रतिबंध लगाया था। बेंटिक के ही कार्यकाल में देवी देवताओं को नरबलि देने की प्रथा का अंत किया गया। देवी देवताओं को जो नरबलि प्रथा, मतलब कि मानव को मारा जाता था पहले, अभी मान लीजिए खस्सी मारा जाता है, अभी मान लीजिए मतलब बकरे को बलि दिया जाता है नवरात्रा में, देखिए, या किसी भी पर्व में हिंदुओं के द्वारा क्या किया जाता है, तो कोई मनोकामना ऐसा पूर्ण होता है तो वहाँ पर बलि दिया जाता है। लेकिन पहले नर बलि था तो इस पर भी रोक लगाया किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। इसके कार्यकाल में अपनाई गई मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत के बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित किया। इसी के समय, मतलब कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही 1800 मतलब क्या 33 में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। मतलब क्या, पहले विधि आयोग अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे और मैकाले ने यह अनुशंसा किया था, यह रिकमेंडेशन किया था, यह सिफारिश किया था जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा होना चाहिए। और लॉर्ड मैकाले कौन थे? तो ब्रिटेन में कानून मंत्री थे और वह विधि आयोग के पहले अध्यक्ष भी यहाँ पर थे। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। मैकाले द्वारा कानूनों का वर्गीकरण भी किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह मिलती थी। उच्चतम पद भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही भारतीयों को नियुक्त किया जाता था और शिशु बालिका की हत्या पर भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? रोक लगाया था। 1833 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है चार्ल्स मेंटकॉफ, जिनका शासनकाल 1835 से 1836 तक रहा। इनमें कुछ अधिक पढ़ने वाला नहीं है, बस एक लाइन आप यहाँ से याद रखेंगे कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इन्हें कहा जाता है। किसे? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड या चार्ल्स मेंटकॉफ को कहा जाता है। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से निमंत्रण हटा दिया, मतलब नियंत्रण हटा दिया, कंट्रोल हटा दिया। इसलिए इसे भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे? चार्ल्स मेंटकॉफ को। शासनकाल 35 से मात्र 1 वर्ष रहा है। लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में देखते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। इसके समय की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। पहला क्या है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो कब हुआ था? तो 1838 से 1842 में। 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा से मिलकर त्रिपक्षीय संधि की थी। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा से मिलकर त्रिपक्षीय संधि भी किया गया था। कब किया गया था? तो 1838 में किया गया था। और दूसरी घटना क्या है लॉर्ड ऑकलैंड की मुख्य? कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत भी लॉर्ड ऑकलैंड ने ही करवाया था 1839 ईस्वी में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44। लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध का अंत हो गया। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का समाप्ति हो गया और सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।
सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी और लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में ही दास प्रथा का उन्मूलन भी हुआ था। 1843 अधिनियम की धारा 5 के द्वारा इसी के शासनकाल में दास प्रथा का भी अंत हुआ था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। लॉर्ड हॉर्डिंग 1844-1848। लॉर्ड हॉर्डिंग के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुआ था, जिसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? जिसकी समाप्ति लाहौर की संधि के तहत हुई थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और कौन था यहाँ पर? तो बता सकते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग था। लॉर्ड हॉर्डिंग की संख्या कब से कब तक? 1844-1848 तक। लॉर्ड हॉर्डिंग को प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, इसने स्मारकों की सुरक्षा का प्रबंध किया था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने सरकारी नौकरियों से में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दिया था। किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी, अत्यंत महत्वपूर्ण, 48 से 56, अत्यंत भी कर लीजिए इसको। लॉर्ड डलहौजी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 1849 तक चला था तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 में हुआ था। यह दोनों घटना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेजा गया किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भेजा गया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने अत्यंत महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब व्यपगत के सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। व्यपगत के सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश समाज में मिलाए गए राज्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण यह बताता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा मिलाए गए भारत में पहला राज्य कौन था? तो आप बता सकते हैं व्यपगत सिद्धांत के द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मिलाए गए राज्य कौन सा? तो पहला राज्य सतारा कब मिला गया? 1848 में। दूसरा था जैतपुर व संबलपुर 1849 में। तीसरा था बघाट कहाँ है? तो बघाट हिमाचल प्रदेश में है। संबलपुर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और 1850 में उदयपुर, कौन उदयपुर? राजस्थान वाला उदयपुर नहीं, मध्य प्रदेश वाला उदयपुर जो मिलाया गया था, मध्य प्रदेश वाला 1852 में। झांसी 1853 में। नागपुर 1854 में मिलाया गया था। नागपुर का मिलाया गया 1854 में। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अधिकांश कि सबसे पहले या सबसे बाद में या सतारा के बाद किसे मिलाया गया? तो सतारा के बाद जैतपुर व संबलपुर को मिलाया गया जो उड़ीसा में पड़ता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे और संचार प्रणाली का विस्तार हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही भारत में मतलब कि भारतीय रेलवे का पिता किसे कहता है? तो लॉर्ड डलहौजी को ही कहता है भारतीय रेलवे का पिता। 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी। अभी आप यहाँ से याद रखेंगे। कब? तो 1853 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दार्जिलिंग को भारत में शामिल किया गया था। किसको? तो दार्जिलिंग को भारत में शामिल किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य विलय कर लिया। यह अत्यंत भी प्रश्न है, यूपीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किस प्रांत को कुशासन का आरोप लगाकर उसे मिला लिया गया? तो अवध को मिला लिया। अवध को कैसे मिलाया गया? तो कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने उसे अपने में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वुड का निर्देश पत्र है मतलब वुड डिस्पैच, जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो एक प्रश्न आएगा यहाँ समझ में कि वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में आया था, जबकि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? 48 से 56 तक। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो वुड डिस्पैच का संबंध किस चीज़ से है? तो शिक्षा के लिए, भारत में शिक्षा सुधारों के लिए। उसे क्या कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। था नहीं है। इसने 1854 में नया डाकघर अधिनियम लेकिन लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में ही नया डाकघर अधिनियम पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, जिसके बाद देश में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल कब से कब तक रहा? 1848 से लेकर 1856 तक रहा। इसकी प्रमुख घटना क्या सब है? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849 इसी समय हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय हो गया था और कोहिनूर हीरा जो है वो ब्रिटेन की महारानी को भेजा गया था। लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में प्रमुख घटना। और 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की भी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें उनसे छीनना था। 1852 में इनाम कमीशन का भी स्थापना किया गया था इसके द्वारा। और जिस समय अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने मिला लिया गया, उस समय अवध का शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह उस समय अवध का नवाब था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। वुड डिस्पैच क्या था? तो वुड डिस्पैच एक शिक्षा संबंधी भारत में शिक्षा सुधार के लिए एक था एक।
यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया था। यह भी आप यहाँ याद रखेंगे। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही शिमला को भारत का राजधानी भी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बनाया गया था। और एक घटना, प्रमुख घटना जो यहाँ पूछता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब? तो 1856 में। यह अधिनियम भी पारित हुआ था किसी शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह अधिनियम भी पारित हुआ था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की भी स्थापना की गई थी इसी के द्वारा ही। अब देखते हैं वायसराय, क्योंकि 1858 से 1947 से कौन सा चला भारत में? तो वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासनकाल 1858 से लेकर 1862 तक रहा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। यह 1856 ईस्वी से 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ, जिसका शासनकाल 1858 से लेकर 1862 तक रहा। और भारत का प्रथम वायसराय जी लॉर्ड कैनिंग ही हुआ, जिसका शासनकाल 1858 से लेकर 1862 तक रहा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1858 अधिनियम इसे भारत के प्रथम वायसराय बना दिया। 1857 की क्रांति के बाद यह अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। और भारत के पहले वायसराय कौन हुए? तो भारत के पहले वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। कौन हुए? तो भारत के पहले वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में IPC, इंडियन पेनल कोड, CPC तथा CRPC जैसे दंड विधियों को पारित किया गया था। इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह है। बहुत बार पूछा था, बहुत बार। रेलवे ग्रुप D हो, ग्रुप C हो, ग्रुप A हो, PCS हो, JPSC, कोई भी एग्जाम हो, 1857 की क्रांति से तो प्रश्न रहना ही रहना है, चाहे जो हो जाए, यह तो गारंटी है। तो 1857 की क्रांति समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग शासनकाल में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब? तो 1857 में। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। 1857 के विद्रोह के पश्चात पुनः भारत पर अधिकार करके मुगल सम्राट बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। अब हुआ क्या था? तो 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद आपको पता होगा मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जो थे, बहादुर शाह जफर जिनको कहा जाता है, उनको निर्वासित का मतलब क्या? उनको राशि निकाल उनको रंगून भेजा गया और 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दिया जाने लगा। और पुनः गवर्नर को, पुनः अंग्रेजों के द्वारा भारत पर या उस क्षेत्र पर फिर से सबसे पहले 1857 की क्रांति में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः किस पर अधिकार किया? तो पुनः दिल्ली पर अधिकार किया। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध नील विद्रोह भी हुआ था। नील विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रसिद्ध नील विद्रोह जो है वह लॉर्ड कैनिंग की शासनकाल में ही हुआ था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भी इसी कार्यकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1861 का भारत परिषद अधिनियम भी लागू हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा व्यापक सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने फॉलो किया था, उसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी कि व्यापक सिद्धांत यानी कि राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली भी लागू की गई 1861 में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक पद सृजित किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे अभी के समय में, अभी के दौर में हम लोग कैग कहते हैं, वह लाया गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड एल्गिन 1864 से लेकर 1869 तक। लॉर्ड एल्गिन 1 वर्ष की अल्पावधि के लिए वायसराय बना। इसने बहावी आंदोलन को समाप्त किया तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में हो रहे कवालियों को विद्रोह का दमन किया था। तो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं, बस शासन का थोड़ा सा याद रखिएगा। 64 से लेकर 69 तक। सर जॉन लॉरेंस, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। 64 से लेकर 69 तक। और लॉर्ड एल्गिन के बारे में आप याद रखेंगे 62 से लेकर 63, मात्र 1 वर्ष के लिए यह बाबू साहब बने थे यह। और लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कहाँ हुई? तो लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हिमाचल प्रदेश में हो गई थी। लॉर्ड लॉरेंस
शानदार निष्क्रियता के नाम से इन्हें जाना जाता है। हुआ क्या था, अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसके कारण लॉर्ड लॉरेंस को शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में लॉर्ड लॉरेंस ने अकाल आयोग का गठन किया था। किसके नेतृत्व में? तो हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा किया गया। 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा भी शुरू की गई थी। भारत और यूरोप के बीच किसके द्वारा? तो लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में प्रथम टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी भारत और यूरोप के बीच। कब किया गया? तो 1865 ईस्वी में किया गया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट याद रखेंगे आप यहाँ से, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में ही। 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1862 में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1866 में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1916 में। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1949 में। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1928 में। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1966 में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, लॉर्ड मेयो 69 से लेकर 72 तक, इसके शासनकाल में आप याद रखेंगे, सर्वप्रथम 1871 में क्या हुआ था? जनगणना हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही पहली बार जनगणना हुआ था। और आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे कि 1872 में इसी के द्वारा कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी। किस द्वारा? कृषि विभाग की स्थापना की गई, लॉर्ड मेयो द्वारा कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या, पूछता है कि निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर की हत्या एक कैदी के द्वारा कर दिया गया? तो लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान में एक कैदी के द्वारा कर दिया गया। और राजस्थान के अजमेर में किसने? लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज का स्थापना 1872 में किया था। मतलब कि 72 में ही ये सारा काम किया था। 72 में ही यह मारा भी गया। कहाँ मारा गया? अंडमान में। किस द्वारा मारा गया? तो एक कैदी द्वारा मारा गया। कौन मारा गया? तो आप याद रखेंगे कौन मारा गया? तो लॉर्ड मेयो मारा गया। नेक्स्ट, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 72 से लेकर 76 तक, याद रखेंगे। इसमें एक ही बात महत्वपूर्ण है, जो पंजाब में कुका आंदोलन है वह किसके समय में हुआ था? तो आप यहाँ से याद रखेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन 1876 से लेकर 1880 तक। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1876 से लेकर 1880 तक। लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्य में इसे ओवन मेरीडीथ के नाम से जाना जाता था। किसे? लॉर्ड लिटन को। इसके समय बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल भी पड़ा था। लिटन ने रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने। कब किया था? 1878 में एक अकाल आयोग की स्थापना किया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। कब? तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन ने। खत्म किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। लिटन के बाद कौन आएगा? रिपन आएगा। शुरुआत किसने किया? लॉर्ड लिटन ने। समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। लॉर्ड लिटन के समय में ही 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र मतलब क्या? हथियार रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। लॉर्ड लिटन के समय में ही सिविल सेवा की परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। और लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ? तो अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किस द्वारा किया गया? लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। किस द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। साहित्य में क्या कहा जाता है? तो ओवन मेरीडीथ के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 80 से लेकर 84 तक, 1880 से लेकर 1884 तक। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ या किस वायसराय के समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू हुआ। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्रों को भी वही सुविधा दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त था। मतलब क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया किसी द्वारा? लिटन द्वारा। समाप्त किया गया किसी द्वारा? रिपन द्वारा। कब किया गया? 1882 ईस्वी में समाप्त किया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे।
इसलिए इसे क्या कहता है, तो प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इसे। रिपन के कार्यकाल में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग का संबंध किससे से है, तो शिक्षा से, यह भी याद रखें। 1882 में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा स्थानीय स्वशासन प्रणाली लाया गया, तो स्थानीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से लेकर 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए थे। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद रिपन के ही कार्यकाल में हुआ था। एल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही हुआ था। और फ्लोरेंस नाइटिंगल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। भारत के उद्धारक के नाम से किस गवर्नर को जाना जाता है, किस वायसराय को जानता है, तो लॉर्ड रिपन को। किसने दिया, फ्लोरेंस नाइटिंगल ने दिया था। रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और अंग्रेजों द्वारा मतलब क्या, श्वेत विद्रोह के नाम से किसे जाना जाता है, तो 2 फरवरी 1886 ईस्वी को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। श्वेत विद्रोह किसके लिए किया गया, तो एल्बर्ट बिल को वापस लेने के लिए श्वेत विद्रोह किया गया। किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा किया गया। नेक्स्ट, लॉर्ड डफरिन 1884 लेकर 1888 तक, इसके शासनकाल में तृतीय बर्मा युद्ध के द्वारा बर्मा को भारत में मिला लिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ। कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ, बॉम्बे में। कहाँ, तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। संस्थापक कौन थे और अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हुए और AO ह्यूम सर इसके संस्थापक थे कांग्रेस के। कांग्रेस की पहली बैठक में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और आप याद रखेंगे, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जब भी पूछे तो सरोजिनी नायडू। कांग्रेस में महात्मा गांधी कब अध्यक्ष बने, तो 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया। कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार सुभाष बाबू के द्वारा 1938 और 1939 में किया गया था। और नेहरू के द्वारा मतलब क्या, छोटे नेहरू मतलब क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई, तो पहली बार 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता छोटे नेहरू मतलब क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। और 1928 में कांग्रेस की अध्यक्षता बड़े नेहरू मतलब क्या, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो यह कुछ मुख्य बातें हैं। 1929 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन पहली बार पंडित नेहरू द्वारा ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और 1906 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी द्वारा किया गया, इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की मांग की गई थी। 1911 कांग्रेस अधिवेशन की जो अधिवेशन हुई थी, उस अधिवेशन पहली बार जनगण मन गाया गया। और 1896 में कांग्रेस की जो अधिवेशन हुई थी, उस अधिवेशन पहली बार वंदे मातरम गाया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह भी याद कब तो 1927 में जब वो बने थे तो वह सबसे युवा थे, और 1940 में जब वो बने थे कांग्रेस थे तो वह सबसे लंबे कार्यकाल के लिए वो अध्यक्ष बने थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस की दिल्ली अध्यक्षता किसने की, तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू द्वारा किया गया। यह भी कांग्रेस आप यहाँ से याद रखेंगे। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही बंगाल 1885, अवध 1886 और पंजाब 1887 किराया अधिनियम पारित किया गया था। बंगाल किराया अधिनियम किसके समय में पारित किया गया, तो 1885 में किया गया। शासक कौन था, मतलब क्या गवर्नर कौन था या वायसराय कौन था, तो डफरिन था। अवध 1886 और पंजाब 1887 में। लॉर्ड लैंसडाउन, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए। अफगानिस्तान मतलब भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा ड्रोन रेखा किस बार किया गया, लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा किया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल मतलब क्या 1894 तक आज हम लोग देखने का प्रयास किए। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1888 से लेकर 1894 तक। कल हम लोग इस गवर्नर जनरल के दूसरे भाग को लेकर आएंगे, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा इस पूरे वीडियो को देखने का और एक अच्छा सा नोट्स बनाने का। 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखिएगा। आप विश्वास कीजिए, हिस्ट्री में सबसे टफ यदि है तो वह गवर्नर जनरल को ही याद करना है वो।
तो इस कारण से इस वीडियो को आप एक से दो बार देखिएगा, अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में, जिस भी आप व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम के ग्रुप में जो आप यूज़ करते हैं उसमें आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। धन्यवाद।